हाडा चैनल नेम फिजिक्स वाई सतीश चांद। अब बेटा कल स्टैंडिंग वेव्स का हमारा आधे टॉपिक कंप्लीट है, इससे आगे स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है ना, बाय ए रिजिड बाउंड्री, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कठोर परिसीमा से परावर्तन, परिसीमा से परावर्तन, कठोर परिसीमा, ठीक है। अब इसमें आपका होता क्या है कि जो इंसिडेंट वेव है, जो मतलब आपतित जो तरंग है, उसका इक्वेशन कितना आएगा आपका y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है ना। और जो परावर्तित आएगी तरंग, ये तो है इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव का मतलब क्या है कि जो आपतित हुई है, जैसे तुम्हारी यहाँ से कोई वेव आई बेटा ऐसे करके ये, ठीक है ना, और ये आने वाली है बेटा, इसके बाद ये आएगी जाने वाली, ठीक है। तो उसका आएगा इक्वेशन y माइनस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। यहाँ पर माइनस था, इधर था बेटा प्लस, क्यों? क्योंकि उसके जाने वाली डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो गई ना, और पाई का होता है फेज, मतलब इन दोनों के बीच में कलांतर पाई का, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस साइन, ठीक है भैया। अब क्या करते हैं, तो परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो y आ जाएगा आपका y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो y अब बेटा इसकी वैल्यू a, अरे अगर इसको और इसको हम क्या कर दे ऐड, तो बेटा a क्या है, इसमें से कॉमन है ना, एक a अगर कॉमन है तो यहाँ पे ये साइन a प्लस b, तो साइन a cos b माइनस कॉस ए साइन बी, और यहाँ क्या है सर, माइनस साइन और साइन ए प्लस बी, तो माइनस साइन ओमेगा टी के कॉस के एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ही आएगा ना यार, क्योंकि यहाँ पर है साइन ए माइनस बी, यहाँ पर है साइन ए प्लस, ऊपर कॉस वो आएगी के एक्स साइन ओमेगा टी, नहीं सही है, कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सही है। यहाँ पर फिर माइनस साइन ए कॉस बी, और ये आ जाएगा माइनस कॉस ए और साइन बी। अच्छा बेटा, इसमें से जिन सब क्यों होंगे बेटा, इसको काट देते हैं, तो बेटा यहाँ से y will become equal to minus 2a माइनस 2a बेटा, cos ओमेगा t और sin के x, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू आपकी जो फाइनल वेव आएगी, अर्थात जो स्टैंडिंग वेव आएगी। अब मैं आपसे एक बेटा इसमें खास बात ये है कि प्रगामी और अप्रगामी जो होती है तरंग, उनमें खास करके अंतर क्या है। प्रगामी का अर्थ क्या है, एक अकेली वेव जो किसी सोर्स से आ रही है, उसको मैडम बोलते क्या है, प्रोग्रेसिव वेव। और स्टैंडिंग वेव क्या है, ये किसी सोर्स से आने के बजाय दो प्रोग्रेसिव वेव, जब जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो, जब वो अपोजिट से आती हैं, और वहां पर जब वो सुपर इम्पोज होती हैं, तो उसके फाइनल में, उसके आउटपुट में जो वेव बनती है उसको बोलते हैं अप्रगामी वेव, ठीक है बेटा। और अप्रगामी में तुम्हारी खास बात क्या है कि ये जब पैदा होती हैं तो इसमें देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, ठीक है भैया। अब बेटा यहाँ पर अब हमें करना क्या है, देखो भैया, तो y = -2a sin के x और cos ओमेगा t, ये बन गया क्या बेटा, यहाँ पर इसका
ये उस स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है जो इसके और इसके अध्यारोपण के बाद सुपर पोजीशन के बाद ये यहाँ पर जो पैदा हो रही है, ठीक है ना। इस पे आप चाहो तो बेटा डाल सकते हो परिणामी अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, ठीक है बेटा। रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव। अब सर देखो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ बेटा क्या चीज, इसको मुझे मानना पड़ेगा ए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा SHM की, या तो y इक्वल टू a sin ओमेगा टी या फिर a cos ओमेगा टी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन है 6 बेटा, साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक। उनमें से दो जो फंक्शन है साइन और कॉस ये होते हैं पीरियोडिक, मतलब आवर्ती फलन, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने मान लिया a इक्वल टू -2a और साइन के एक्स होता है, तो फाइनल इक्वेशन y इक्वल टू a cos ओमेगा, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। इसके बाद में अब क्या है, अब यहाँ पर हमें जो करना है कि वैल्यू ऑफ a विद x, मतलब x के साथ में a की वैल्यू कैसे कैसे बदलती है बेटा। यहाँ पर फिर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x के और साइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू बदलेगी। तो a इक्वल टू, अगर यहाँ पर केवल बेटा हम बात करते हैं आंशिक मान की, तो ये वाला साइन मैंने हटा दिया, तो a इक्वल टू 2a साइन के x, ठीक है सर। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो सर, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब, +-1, +-1। तो अब यहाँ से तो देयरफॉर kx मस्ट बी इक्वल टू या तो π/2, अरे साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 है। इसके बाद आएगा 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ kx इज इक्वल टू 2n+1 और π/2। अब इसमें k क्या है, वेव, एंगुलर वेव नंबर या फिर वेव वेक्टर, मतलब तरंग कोणीय तरंग संख्या, इसकी वैल्यू 2π/λ इंटू x बराबर 2n+1 इंटू π/2। हाँ सर, यहाँ पे n विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से बेटा पाई से पाई को काट दो, बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, λ/4 और बेटा 2n+1, ठीक है। ये सर आती है यहाँ से, तो देयरफॉर, अच्छा a की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब है उस जगह पर बनेगा एंटीनोड। देयरफॉर पोजीशंस ऑफ एंटीनोड, पोजीशंस ऑफ एंटीनोड मतलब रसपंद, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर n इक्वल टू होता है 0, तो x इक्वल टू λ/4। फिर बेटा n इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू 3 λ/4। ऐसे बेटा आगे आ जाएंगे 5/4 और 7/4 आ जाएंगे ना। अच्छा, अब करते हैं हम बेटा क्या, फॉर मिनिमम a, अर्थात a की वैल्यू कम से कम एम्पलीट्यूड की बेटा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि साइन kx मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई। तो बेटा kx मस्ट बी इक्वल टू 0 पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पाई 2 पाई 3 पाई। भाई 2 पाई का अर्थ हो गया बेटा 360, और 360 का मतलब है साइन, 360 का मतलब है साइन 270 + 90, और साइन 270 + 90 का मतलब है cos 90, तो cos 90 वैल्यू होती है जी। साइन की वैल्यू तो 2 पाई के बाद रिपीट होती है।
पहले आएगा 0 पर 0 और फिर आता है पाई, तो साइन 180 का मतलब है साइन 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 का मतलब cos 90, cos 90 वैल्यू होती है। तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो 3 पाई। 3 पाई का मतलब है यहाँ पर बेटा 540। तो यहाँ पर एक काम है ना, इसको मैं ये भी तो कर सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई, सही है ना। तो यहाँ से आपका kx will become equal to n pi, ठीक है बेटा। तो n pi where n will start from 0, 1, 2, 3 and so on, ठीक है ना बेटा। इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा, बात नहीं, इज इक्वल टू n पाई। तो पाई से पाई को काट देते हैं, यहाँ पे x है तो x will become equal to n लैम्डा बाई 2, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जहाँ पर a की वैल्यू कम से कम होगी वहां पर बनेगा क्या, पोजीशन ऑफ नोड्स, इसको हिंदी में स्पंद। तो बेटा अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो n की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 तो फिर कितना लैम्डा, और 3 तो फिर कितना, ऐसे एंड सो। अब दो जो बेटा यहाँ पर एक के बाद एक जो बन रहा है ये नोड, इनके बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 एंड सो। और इनमें भी कितनी है बेटा, इतनी है भाई। तो यहाँ से आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन हाँ बेटा, 1 नोड एंड 1 एंटी नोड, इनके बीच की दूरी लैम्डा बाई 4। तो देखो बेटा पहले वाली कहाँ पे है इधर, हाँ पहले वाली इसमें कहाँ पर है 0 पर, इसमें कहाँ पर है, तो ये हर एक का अंतर बेटा इतना ही था। ये आपकी बेटा स्टैंडिंग वेव की कहानी खत्म। तो अब इसके बाद में बेटा इसका यहाँ से आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स के अप्रगामी तरंगों के अनुप्रयोग में सबसे पहला आता है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम, मतलब वायु स्तंभों के कंपन, वायु स्तंभों के कंपन में। अब यहाँ से वायु स्तंभों के कंपन में आती है आर्गन पाइप, आर्गन पाइप में तुम्हारा यहाँ से जैसे पहला पॉइंट है ना बेटा, तो यहाँ से पहला पॉइंट आता है बंद आर्गन पाइप, बंद आर्गन पाइप मतलब क्लोज्ड आर्गन पाइप। अच्छा बेटा ऑर्गन पाइप, अच्छा इसमें क्या होता है, क्लोज्ड का मतलब है ये जो पाइप होती है वो एक एंड पर बंद है बेटा यहाँ पर, और एक एंड पर ये खुली होती है। अब दूसरी बात, इसमें अगर तुम ऑर्गन पाइप पढ़ते हो तो पॉइंट नंबर पहला क्या है, बंद सिरे पर, बंद सिरे पर हमेशा स्पंद बनता है, ठीक है ना। मतलब एट क्लोज्ड एंड देयर बी नोड, है ना बेटा। और दूसरा क्या है, खुले सिरे पर ओपन एंड पर हमेशा बनता है एंटी नोड, रसपंद या एंटी नोड बनता है। ये दो बातें हमेशा बेटा ध्यान रखना। अब देखो इसमें यहाँ से ये बहुत इजी है, इसमें हमें करना है चालू जैसे पॉइंट नंबर पहला लिखना है, और पॉइंट नंबर पहले में तुम्हारा आता है, पॉइंट नंबर पहले में आता है, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कंपन की सबसे सरलतम विधा, या मतलब कोई भी
कंडीशन बेटा सबसे पहली अर्थात इस जो बंद ऑर्गन पाइप है इसमें सबसे छोटा से छोटा कंपन कौन सा हो सकता है बेटा? सबसे। तो इसमें क्या है सर, इस वाले एंड पर एंटी नोड और यहाँ पर नोड, इससे छोटा कोई नहीं। जो ओपन एंड है, जो खुला एंड है, उस पर हमेशा एंटी नोड बनना है, और जो क्लोज्ड एंड है उस पर हमेशा क्या बनना है, नोड बनना है। ठीक है, एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की दूरी होती है λ/4। अब इस जगह पे हम बेटा मानते हैं कि जो आर्गन पाइप की लंबाई L हो गई और स्पीड ऑफ साउंड वेव्स क्या है बेटा, v हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ से आता क्या है, तो ये जो सबसे पहला कंपन है, सबसे जो सिंपलेस्ट है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति n1 इज इक्वल टू आएगा बेटा v/λ आएगा भाई। अब ये और ये दोनों इक्वल होंगे भाई, या तो तुम इस गैप को ये बोल सकते हो कि ऑर्गन पाइप की लंबाई है, और यहाँ पे तुम इस गैप को बोल सकते हो कि एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की दूरी है। तो यहाँ से तुम्हारा v और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4L, क्यों, बिकॉज λ/4 इज इक्वल टू L है, तो लैम्डा वैल्यू इक्वल टू 4L। तो यहाँ से बेटा n1 इज इक्वल टू आता है v/4L। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं हम मूल स्वरक या प्रथम सन्नादि। इसका मतलब क्या, ये फंडामेंटल टोन है बेटा, फंडामेंटल टोन है, या फिर ये फर्स्ट हार्मोनी है। अब हार्मोनियम और ओवरटोन में अंतर क्या है? ठीक है बेटा, ओवरटोन का अर्थ होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिस्वरक। इसकी जो आवृत्ति होती है वो फंडामेंटल टोन से थोड़ी ज्यादा होती है, और जो हार्मोनियम होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सन्नादि। इसकी भी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फंडामेंटल टोन से ज्यादा ही होती है, लेकिन हमेशा जो हार्मोनी होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल टोन की इंटीजर मल्टीपल होगी, अर्थात पूर्ण गुणज। मतलब 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी। और बेटा ये मतलब इंटीजर भी हो सकती है और नॉन इंटीजर भी, अर्थात 2.5 गुनी, 4 गुनी, 4.5 गुनी ऐसी हो सकती है। ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ये, अब अगर हम बात करते हैं अब द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इससे आगे वाली कंडीशन अब कौन सी आएगी सर, यहाँ पे इस जगह पर फिक्स है, इस पे बनना है एंटी नोड। अगर इस जगह पर एंटी नोड बनना है तो इसका मतलब, और इस जगह पर हमेशा बनेगा बेटा नोड, तो ये आएगी आगे वाली, यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी, सॉरी यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड। ठीक है ना। अब इसके और इसके बीच की दूरी होती है λ/2, और इसके और इसके बीच की दूरी होती है λ/4, तो टोटल 3 λ/4 हो गई भाई, इज इक्वल टू L। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3। तो यहाँ से जो ये दूसरी आवृत्ति जो हमारा सेकंड वाइब्रेशन है उसकी जो आवृत्ति आएगी वो v/λ, तो v/4L/3। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा 3v/4L। तो ये पहली वाली से 3 गुना है, 3n1। ठीक है सर, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड, तो ये ओवरटोन है। ओवरटोन का मतलब अधिस्वरक है। ठीक है बेटा, और क्योंकि इसकी आवृत्ति है 3 गुनी, फंडामेंटल टोन से इसकी जो आवृत्ति वो 3 गुनी है, इसलिए ये थर्ड हार्मोनी है। हार्मोनी का मतलब सन्नादि है। सबसे पहला वाला आएगा, इसको बोलते हैं मूल स्वरक या फिर पहला सन्नादि, फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनी। दूसरे वाला जो हमारा जो कंपन आया, जो वाइब्रेशन आया, उसकी जो आवृत्ति आई वो पहले वाले से आई 3 गुनी, तो इसको हम बोलते क्या, सेकंड। तो ये ओवरटोन अधिस्वरक, लेकिन आवृत्ति 3 गुनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड हार्मोनी, तीसरा सन्नादि होता है। ठीक है बेटा।
इसके बाद जो आगे वाली जो कंडीशन आएगी वो आपके पाइप ऐसे ही तो भाई है ये। इस जगह पर हमेशा एंटीनोड, फिर फिर यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट राउंडिंग, यहाँ पे इस हिसाब से इस पे हमेशा एंटीनोड और यहाँ पे नोड। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लैम्डा और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4, तो ये टोटल आ जाएगी 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l अपॉन 5। तो बेटा यहाँ से n3 इज इक्वल टू v अपॉन 4l इंटू 5। तो ये पहले वाले की 5 गुनी है। अब क्योंकि ये वाइब्रेशन है थर्ड, तो ओवरटोन तो हो जाएगा तीसरा, मतलब अर्धस्वरक, और हार्मोनी पांचवा, क्योंकि आवृत्ति है 5 गुनी। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड ओवरटोन, मतलब अर्धस्वरक। और बेटा ये फिफ्थ हार्मोनी है, मतलब सन्नादी। अब तुम्हें पता है तो ये जो बंद आर्गन पाइप है इसमें आ रहे हैं हार्मोनी ऑड। अरे पहला, तीसरा, पांचवा, इसलिए जो बंद आर्गन पाइप होती है, क्लोज्ड आर्गन पाइप जो होती है, बंद का मतलब है एक एंड बंद, एक एंड खुला हुआ। तो जो बंद आर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनी उत्पन्न होते हैं। देयरफॉर इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनी, मतलब केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं, विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसकी ध्वनि जो होती है वो अप्रिय होती है। अप्रिय का अर्थ क्या है? नॉट फेयर, अच्छी नहीं होती। जैसे तुम्हारा जी होता है, क्योंकि क्या ये बंद ऑर्गन पाइप, एक एंड क्या है? बंद है, एक क्या है? खुला हुआ है, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब इसके बाद में ये था तुम्हारा। अब आती है तुम्हारी दूसरी खुली आर्गन पाइप, खुली ऑर्गन पाइप मतलब ओपन। तो ओपन का अर्थ क्या है कि ये दोनों एंड पर खुली होती है, और दोनों एंड पर अगर ये खुली है तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे भाई खुली हुई है, और खुले हुए पर हमेशा बनता क्या है? एंटीनोड, ठीक है ना। तो अगर तुम सबसे पहली की भी बात करते हो तो बेटा सबसे पहली भी ऐसे आएगी, सबसे पहली भी ऐसे ही आएगी। अरे ओपन आर्गन पाइप का मतलब क्या है? दोनों एंड पर खुली, जैसे बांसुरी जो होती है बेटा, फ्लूट, वो दोनों एंड पर खुली होती है, और जो एंड खुला होगा उस पर हमेशा एंटीनोड बनता है, जो बंद हुआ अगर तुम सबसे पहली भी, मतलब सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर तुम सबसे पहले जो सबसे इजीएस्ट है बेटा उस कंपन की भी बात करते हो तो इससे ज्यादा पहला कुछ नहीं हो सकता। इसमें था ये, इसमें ये है। अब इन दोनों के बीच की दूरी सर लैम्डा बाई 2 हो गई, इज इक्वल टू एल है सर, तो लैम्डा इज इक्वल टू सर 2l। तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो v अपॉन में 2 है। इसको बोलते क्या है सर? फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन का मतलब क्या? मूल स्वरक, मूल और फर्स्ट हार्मोनी, मतलब पहला सन्नादी, पहला सन्नादी। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरी तुम्हारी जो बनेगी वो यहाँ पर बेटा इस टाइप से बनेगी, आएगी ना भाई। इनके बीच की दूरी तो ये पूरी हो गई तुम्हारी, कितनी? लैम्डा हो गई, बराबर एल हो गई। तो n2 जो दूसरी आवृत्ति आएगी वो v अपॉन में l। तो जो पहले वाली इसकी है दोगुनी, तो सेकंड ओवरटोन और सेकेंडरी हार्मोनी हो गया। तो इसका मतलब है सेकंड ओवरटोन, ओवरटोन का मतलब अधिस्वरक, और सेकेंडरी हार्मोनी क्या है?
अब इससे आगे वाले की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर तो हमेशा एंटी नोड ही बनेगा और यहाँ पर भी। तो अब ये इस टाइप से ये पूरी कितनी आ गई भाई लैम्डा, और ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, तो टोटल आ गई कितनी 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई 3। तो n3 की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन 2l इंटू 3, तो 3n1। थर्ड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनी। तो इसका मतलब है इसमें सम और विषम, ऑड और इवन दोनों हार्मोनी बनते हैं, इसलिए इसकी जो साउंड होती है वो प्यारी होती है, जैसे कि बांसुरी। ठीक है, इसलिए इसमें सम तथा विषम, सम तथा विषम दोनों सन्नादी बनते हैं, मतलब हार्मोनी बनते हैं, इसलिए इसकी ध्वनि प्रिय होती है, मतलब प्यारी होती है। ठीक है ना, ये थे आपके ऑर्गन पाइप। कंप्लीट है बेटा तुम्हारा स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, बंद करो।